कभी इस बात पे गौर किया है कि दुनिया का हर बड़ा जीव, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या हम इंसान, अपनी कहानी एक अकेली कोशिका, एक सिंगल सेल से शुरू करता है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है ना? कि कैसे वो एक कोशिका 2 में, 2, 4 में बंटती चली जाती है और एक पूरी जिंदगी बना देती है। बिल्कुल, एक अविश्वसनीय कोरियोग्राफी है ये। तो आज हम इसी हैरत अंगेज प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे, सेल डिवीजन और वो बेहतरीन तालमेल जिसे सेल साइकिल कहते हैं। जी, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो जीव विज्ञान की किताब का हिस्सा है जो इसे बहुत बारीकी से समझाता है। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि एक कोशिका कैसे इतनी सटीकता से खुद की नकल करती है, बड़ी होती है और फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो चलिए सेल साइकिल की मूल अवधारणा से शुरू करते हैं। ये आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोशिका का बंटना नहीं है, बल्कि ये घटनाओं का एक पूरा सिलसिला है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका अपने जीनोम यानी अपनी पूरी आनुवंशिक जानकारी को दुगना करती है, अपने बाकी हिस्सों को बढ़ाती है और फिर 2 नई डॉटर सेल्स को जन्म देती है। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ बेहद समन्वित, हाईली कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है ताकि दोनों नई कोशिकाओं को एकदम सही जानकारी मिले। और ये सब अलग अलग रफ्तार से होता है ना? जैसे हमारी एक कोशिका को ये काम करने में करीब 24 घंटे लगते हैं। हाँ, जबकि एक यीस्ट सेल इसे सिर्फ 90 मिनट में कर लेती है। पर सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि हमारे 24 घंटों में से असल विभाजन यानी एम फेज तो सिर्फ 1 घंटे का है। मुश्किल से 1 घंटा। इसका मतलब 95% से ज्यादा वक्त तो सिर्फ तैयारी में ही गुजर जाता है। बिल्कुल। और इसी तैयारी वाले चरण को इंटरफेस कहते हैं। इसे अक्सर रेस्टिंग फेज या आराम का दौर समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो ये आराम का दौर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि कोशिका इस दौरान सबसे ज्यादा व्यस्त होती है। ये वो लंबा रिहर्सल है जिसमें कोशिका विभाजन के बड़े शो के लिए खुद को तैयार करती है। तो इस रिहर्सल में क्या-क्या होता है? स्रोत के अनुसार इंटरफेस के भी 3 हिस्से हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हाँ, हर हिस्से का अपना एक खास काम है। G1 फेज ये एक तरह से विभाजन और डीएनए की नकल के बीच का गैप है। ओके। इस दौरान कोशिका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, मतलब अपना सारा कामकाज करती है, ऊर्जा बनाती है और अपना आकार भी बढ़ाती है। और फिर आता है S फेज, सिंथेसिस। हाँ, S फॉर सिंथेसिस। यहीं पर सबसे जरूरी काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। यहीं पर वो अपनी पूरी आनुवंशिक लाइब्रेरी की फोटोकॉपी तैयार करती है। बिल्कुल सही कहा। इस दौरान कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अगर हम इसे 2C से शुरू करें तो S फेज के बाद ये 4C हो जाती है। 1 मिनट, ये थोड़ा उलझा हुआ है। आप कह रहे हैं कि डीएनए की मात्रा तो दोगुनी हो गई, लेकिन गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या वही रही। ये कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 46 किताबें हैं, यानी 2N क्रोमोसोम्स। ठीक है। S फेज में आप हर किताब की एक फोटोकॉपी बनाते हैं और उसे असली किताब के साथ स्टेपल कर देते हैं। अब आपके पास हर किताब का एक डुप्लीकेट सेट है, यानी कागज जो डीएनए कंटेंट है वो दोगुना हो गया। लेकिन किताबों की संख्या अभी भी 46 ही है। एग्जैक्टली। और जंतु कोशिकाओं में इसी दौरान केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल भी अपनी नकल बना लेता है। वाह, ये सादृश्य कमाल का है। तो S फेज में फोटोकॉपी हो गई। अब G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज आखिरी तैयारी है। कोशिका अपनी वृद्धि जारी रखती है और उन सभी प्रोटीन्स को बनाती है जो विभाजन यानी माइटोसिस के लिए जरूरी हैं। एक तरह की आखिरी चेकलिस्ट। हाँ, विभाजन के लिए जो भी औजार और ऊर्जा चाहिए वो सब यहीं जमा होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर कोशिका हमेशा इसी साइकिल में घूमती रहती है? स्रोत कहता है कि हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं, जैसे दिल की कोशिकाएं, कभी कभारी या बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती। बिल्कुल सही। और यहीं पर G0 या क्वीसेंट स्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। G0? जी। कुछ कोशिकाएं जब उन्हें और विभाजित नहीं होना होता तो वे G1 फेज से बाहर निकलकर इस G0 अवस्था में चली जाती हैं। वो जिंदा रहती हैं, अपना काम करती हैं, लेकिन विभाजन के ट्रैक से हट जाती हैं। तो एक तरह से वो रिटायर हो गई हैं या ब्रेक पर हैं? ब्रेक पर कहना ज्यादा सही होगा। ये स्थायी रिटायरमेंट नहीं है।
अगर जरूरत पड़े, जैसे चोट लगने पर कुछ कोशिकाएं मर जाएं, तो इन G0 कोशिकाओं को वापस सेल साइकिल में बुलाया जा सकता है। अच्छा, तो ये ऑन कॉल रहती हैं। बिल्कुल। अगर हर कोशिका लगातार विभाजित होती रहती तो हमारे पास दिल, दिमाग या लिवर जैसी स्थायी संरचनाएं कभी नहीं बन पाती। तो जब इंटरफेज में सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब असली एक्शन कैसे शुरू होता है? तब शुरू होता है एम फेज, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं। स्रोत इसे सेल साइकिल का सबसे नाटकीय दौर कहता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि इसमें बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल के बराबर ही रहती है। और इस नाटक के दो मुख्य एक्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में बाकी की कोशिका यानी साइटोप्लाज्म का। तो कैरियोकाइनेसिस के भी 4 भाग हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जी, चलिए पहले एक्ट प्रोफेज से शुरू करते हैं। तो प्रोफेज में स्टेज पर क्या हो रहा है? इंटरफेज में जो डीएनए कॉपी हुआ था वो एक उलझे हुए धागे की तरह होता है। क्रोमैटिन प्रोफेज में ये धागा कसकर लिपटता है और मोटे छोटे क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेता है। अच्छा, अब वो साफ दिखने लगते हैं। हाँ, हर क्रोमोसोम में वो स्टेपल की हुई फोटोकॉपी साफ दिखती है। 2 बहनें, जिन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं, जो सेंट्रोमियर नाम की जगह पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और कोशिका के बाकी हिस्सों में भी हलचल शुरू हो जाती है। जी, सेंट्रोसोम जो एस फेज में डबल हो गया था, अब कोशिका के 2 विपरीत ध्रुवों या ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगता है, और इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के धागे निकलते हैं। और केंद्रक का क्या होता है? जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ता है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली यानी न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी संरचनाएं घुलने लगती हैं। एक तरह से पर्दा उठ रहा है। और फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज इस डांस का सबसे शानदार पल है। न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब सारे डांसर्स यानी क्रोमोसोम्स एक सीधी लाइन में स्टेज के बीचों बीच यानी मेटाफेज प्लेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। और इस चरण में वो सबसे ज्यादा मोटे और साफ दिखते हैं। हाँ, वैज्ञानिकों के लिए क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए ये सबसे अच्छा चरण है। तो यहीं पे वो देख सकते हैं कि कहीं कोई गुणसूत्र गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल, और इस अलाइनमेंट का मैकेनिज्म भी कमाल का है। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर्स नाम की खास प्रोटीन प्लेट्स होती हैं। वो हैंडल की तरह। हाँ, एक तरह के हैंडल। दोनों ध्रुवों से आए स्पिंडल फाइबर्स इन्हीं हैंडल को पकड़कर क्रोमोसोम्स को बीच में खींच कर लाते हैं। हर क्रोमोसोम पर दोनों तरफ से बराबर खिंचाव होता है, इसलिए वो बीच में आके रुक जाता है। सब कुछ एकदम सटीक संतुलन में। इसके बाद तो एक्शन तेज होता होगा। हाँ, अब आता है सबसे तेज और निर्णायक चरण, एनाफेज। एक ही झटके में मेटाफेज प्लेट पर खड़े हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर बीच से टूट जाता है। तो वो दोनों बहनें क्रोमैटिड्स जो अब तक साथ थीं, अलग हो जाती हैं। बिल्कुल, और अलग होते ही वो अब डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाती हैं, और स्पिंडल फाइबर्स उन्हें खींचकर 2 विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाने लगते हैं। ये देखने में कैसा लगता होगा? बड़ा दिलचस्प होता है। सेंट्रोमियर आगे आगे भागता है और क्रोमोसोम की भुजाएं, आर्म्स, पीछे घिसटती हुई चलती हैं। कुछ ही मिनटों में आनुवंशिक जानकारी का एक पूरा सेट एक ध्रुव पर और दूसरा सेट दूसरे ध्रुव पर पहुंच जाता है। तो ये वो पल है जब एक कोशिका आनुवंशिक रूप से 2 समान पहचान बना रही है। बिल्कुल, और इस नाटक का आखिरी पर्दा है टीलोफेज। इसमें क्या होता है? जब क्रोमोसोम्स के दोनों समूह अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो शो खत्म होने लगता है। जो क्रोमोसोम्स कसकर लिपटे हुए थे वो अब फिर से खुलने लगते हैं और अपनी अलग पहचान खोकर दोबारा धागे जैसे क्रोमैटिन बन जाते हैं। यानी प्रोफेज का ठीक उल्टा हो रहा है। सही पकड़ा। जो संरचनाएं प्रोफेज में गायब हुई थीं, वे अब फिर से बनती हैं। दोनों क्रोमोसोम समूहों के चारों ओर एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ वापस आ जाता है। और इस तरह एक कोशिका के अंदर 2 नए केंद्रक, 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं। जी, कैरियोकिनेसिस यहाँ पूरा हुआ। लेकिन अभी कोशिका एक ही है जिसमें 2 केंद्रक हैं, तो पूरा बंटवारा कैसे होता है? उसके लिए आता है अंतिम चरण, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन। लेकिन ये जंतु और पादप कोशिकाओं में अलग अलग होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। पौधों में अलग क्यों होता है? पादप कोशिका के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है। अच्छा, इस वजह से। हाँ, इसलिए वो जंतु कोशिका की तरह बीच से पिचक नहीं सकती। जंतु कोशिका में बाहर की झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खांच बनती है जो अंदर की तरफ गहरी होती जाती है और आखिर में कोशिका को 2 में बांट देती है। जैसे गुब्बारे को बीच से दबा दे। बिल्कुल, पर पौधों में
कोशिका के अंदर बीच में एक दीवार बननी शुरू होती है जिसे सेल प्लेट कहते हैं। अंदर से बाहर की तरफ। हाँ, ये प्लेट केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ बढ़ती है और मौजूदा दीवारों से जाकर मिल जाती है। इस तरह एक कोशिका के बीच दीवार खड़ी हो जाती है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कमाल है। वैसे कभी कभी प्रकृति इस नियम को तोड़ भी देती है। कुछ जीवों में कैरियोकिनेसिस तो हो जाता है, केंद्रक बढ़ जाता है, लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इससे एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक हो जाते हैं। इसे सिनसिटियम कहते हैं। नारियल के अंदर का जो तरल पानी है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो वो एक ही कोशिका है जिसमें हजारों केंद्रक हैं। जी। तो अब जब हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है, इस पूरी जटिल कोरियोग्राफी का असली मतलब क्या है? माइटोसिस इतना जरूरी क्यों है? इसके बिना बहुकोशिकीय जीवन मतलब मल्टीसेल्युलर लाइफ संभव ही नहीं है। सबसे पहला और सीधा फायदा है वृद्धि, ग्रोथ। एक कोशिका से खरबों कोशिकाओं का जीव बनना। बिल्कुल। दूसरा, ये कोशिका मरम्मत, सेल रिपेयर के लिए जरूरी है। हमारी त्वचा, हमारी आंत, हमारे खून की कोशिकाएं लगातार मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं माइटोसिस से ही बनती हैं। और स्रोत में पौधों का भी जिक्र है। हाँ, पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जैसे तने और जड़ के सिरों पर। इनमें लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से पौधे पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। तो मिटोसिस ही वो इंजन है जो जीवन को चलाता है, घावों को भरता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे एक कोशिका लगभग 24 घंटे के एक अनुशासित सेल साइकिल से गुजरती है, कैसे वो इंटरफेज में घंटों तैयारी करती है और फिर माइटोसिस के 1 घंटे के नाटकीय प्रदर्शन में खुद को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। हर कदम कितना सधा हुआ और नियंत्रित है। यही तो, ये एक मौलिक प्रक्रिया है जो वृद्धि, उपचार और जीवन को संभव बनाती है। एक कोशिका का 2 में विभाजित होना ही हम सबका आधार है। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि ये सभी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण में हैं, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। हाँ, और यही बात हमें गहरे सवाल पे लाकर छोड़ती है। ये पूरी निखुन प्रक्रिया एक धागे से बंधी है, एक आनुवंशिक धागे से। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब ये आनुवंशिक नियंत्रण, ये जेनेटिक कंट्रोल फेल हो जाता है, जब ये सटीक और समन्वित डांस अपने रास्ते से भटक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मियोसिस की मुख्य बातें क्या है? शोध बताता है कि यह सामान्य कोशिका विभाजन मतलब माइटोसिस जैसा नहीं है। इसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं, मियोसिस I और मियोसिस II। हाँ, और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि डिवीजन के 2 चक्र हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन का केवल एक ही चक्र होता है। यही वो मैकेनिज्म है जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। ये प्रक्रिया डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाती है। और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच रिकॉम्बिनेशन भी शामिल है और अंत में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो चलिए पहले चक्र मियोसिस I से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि मियोसिस I का पहला चरण प्रोफेज I आमतौर पर लंबा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसे 5 उपचरणों में बांटा गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। बिल्कुल, और हर चरण में कुछ खास होता है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू होती है, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। इस जोड़ी को बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। अच्छा, और यहां से ये सच में दिलचस्प हो जाता है। पैकिटीन स्टेज। स्रोत में लिखा है कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये वो जगहें हैं जहां क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेस नाम का एंजाइम शामिल होता है। इसी से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहीं से सारी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं? वाह! अच्छा, आगे क्या होता है डिप्लोटिन में? डिप्लोटिन में वो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है वो घुल जाता है और रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, सिवाय उन जगहों के जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ये एक्स आकार की संरचनाएं चैज़माटा कहलाती हैं। स्रोत में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में डिप्लोटीन महीनों या सालों तक चल सकता है। बिल्कुल। और अंतिम चरण डायकाइनेसिस में काइज़माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं
और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। ओके, तो प्रोफेज आई के बाद मेटाफेज आई में बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स कोशिका के इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। और एनाफेज आई में? एनाफेज आई बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेंट्रोमियर्स पर जुड़े रहते हैं। यही मियोसिस आई को रिडक्शन डिवीजन बनाता है। एक मिनट, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते, बस पूरी की पूरी जोड़ी अलग होती है। एग्जैक्टली। और टीलोफेज आई में 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिसे डायड ऑफ सेल्स कहते हैं, और दोनों विभाजनों के बीच के चरण को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जहां ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो अब हमारे पास 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं और अब मियोसिस 2 का समय है। स्रोत कहता है कि यह एक सामान्य माइटोसिस जैसा दिखता है। हाँ, काफी हद तक। इसका उद्देश्य अब सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना है। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। फिर मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अलाइन होते हैं। और एनाफेज 2 में हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एक साथ विभाजित हो जाता है, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं। सही। और अंत में टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम्स के चारों ओर एक न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाता है, और साइटोकाइनेसिस के बाद हमें मिलता है टेट्राड ऑफ सेल्स, यानी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी इतनी जटिल प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? स्रोत 2 मुख्य महत्वों पर प्रकाश डालता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या को आधा करके मियोसिस यह सुनिश्चित करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्पीशीज का डिप्लॉयड नंबर फिर से स्थापित हो जाए। ये एक तरह का विरोधाभास है, संख्या को बनाए रखने के लिए उसे पहले आधा करना। और दूसरा महत्व, वो तो निश्चित रूप से जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ाना है, जिसकी हमने पैचिटेन चरण में बात की थी। बिल्कुल। क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशंस पैदा होती हैं, वे आबादी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाती हैं। और ये वेरिएशंस एवोल्यूशन की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक डिप्लॉयड सेल से शुरू होकर 2 जटिल विभाजनों से गुजरते हुए हम 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स तक पहुंचे। एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रजातियों की निरंतरता और व्यक्तियों की आनुवंशिक विविधता दोनों को सुनिश्चित करती है। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये वेरिएशंस एवोल्यूशन की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, एक कोशिका के अंदर जीन का ये सूक्ष्म फेरबदल हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीवन की विशाल मैक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी को कैसे संचालित करता है। यह सबसे छोटी जैविक प्रक्रिया को जीवन की सबसे बड़ी कहानी से जोड़ता है।